हेलो, नमस्ते। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एनजी सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर में मैं आपको इंडियन सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक टॉपिक करप्शन। ये सेकेंड ईयर के सेकंड जो पेपर चलता है उससे संबंधित ये टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करप्शन, कॉजेज़ एंड कंसेप्ट एंड कॉजेज़, भ्रष्टाचार की अवधारणा और उसके कारण। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक करप्शन, कंसेप्ट एंड कॉजेज़। और साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे चैनल से बनाए हुए जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और साथ में आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें इसको। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक करप्शन, कंसेप्ट एंड काजेज़। करप्शन, जिसको हम हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं, ये बहुत ही प्रचलित और जाना पहचाना शब्द है। आप सभी को पता है कि न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार की समस्या एक बहुत ही गंभीर और व्यर्थ समस्या है। और इसका कोई ना कोई रूप हमको सभी जगह देखने को मिलता है। ये जो समस्या है ये वर्तमान समय की समस्या नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से, यानी बहुत प्राचीन समय से ही ये समस्या समाज में पाई जाती रही है। पहले जब राजतंत्र था या दूसरे तरह के जो शासन व्यवस्था थी उसमें भी भ्रष्टाचार का इतिहास हमको देखने को मिलता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। प्राचीन समय में छोटे छोटे राज्य होने और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक जो परिचय के कारण भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या नहीं थी। उस समय अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र भी सीमित था, इसलिए उनके भ्रष्ट होने के अवसर कम थे। और जो छोटे समाज होते हैं, लघु समाज, और प्राचीन समाजों में राजनीतिक पद उच्च जातियों के लोगों के पास ही थे, इसलिए भ्रष्टाचार कुछ सीमित लोगों तक ही व्याप्त था। चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक है अर्थशास्त्र में, उसमें विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना विशेषतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सार्वजनिक जीवन में सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला विशेष रूप से हुआ। अंग्रेजी जो राज्य हमारे देश के अंदर हुआ था उससे भ्रष्टाचार की समस्या ज़्यादा गंभीर होने लगी थी। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का चेतन रूप से उल्लंघन करता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों की अवहेलना करता है। और भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। भ्रष्टाचार में हम मिलावट, रिश्वत, निर्माण के कार्यों में घटिया स्तर की वस्तु का उपयोग करना, पक्षपात करना, इनका सब का प्रयोग किया जाता है। और आज़ादी के बाद भारत में भ्रष्टाचार की मात्रा जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। व्यापारी, उद्योगपति, विधायक, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, राजनीतिक सभी लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के अनेक मामले प्रकाश में आए। अच्छा, भ्रष्टाचार के बारे में जनरली अधिकांश लोग ये समझते हैं कि जो नौकरशाही है, यानी सरकारी जो तंत्र है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसी को भ्रष्टाचार से हम इंगित करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अगर व्यापारी या उद्योगपति या एक नेता, विधायक, मंत्री या एक प्राइवेट डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है और उसके कुछ फ़ायदा लेता है तो वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और ये जो बेनिफिट है वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो सकता है या किसी अन्य रूप में हो सकता है। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ करप्शन। इसका जो वर्डी मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है उसको समझना ज़रूरी होता है ताकि हम भ्रष्टाचार के सही मीनिंग को समझ पाएँ। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बड़ा व्यापक अर्थों में किया। पुलिस और सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना, यौन अनाचार, व्यापारी द्वारा कम तोलना, मिलावट करना, स्मगलिंग, कालाबाजारी
और न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर अपराधी को मुक्त कर देना और चंदे की जो रकम होती है उसको गोलमाल करना, ये सभी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार के स्थान पे बहुत सी बार ग्राफ्ट यानी कि अनुचित लाभ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अनुचित लाभ एक बहुत ही विस्तृत कौणी शब्द है जिसमें अनेक प्रकार के लाभ सम्मिलित होते हैं। इसमें पुलिस द्वारा ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वाले से एक सिगरेट स्वीकार करने से लेकर बड़े बड़े घोटाले आते हैं। ग्राफ्ट भ्रष्टाचार का ही एक चरण है। इसमें व्यक्ति शक्ति और राज्यों के साधनों का व्यक्तिगत हितों और पार्टी के हितों के लिए दुरुपयोग करता है और ये लाभ आर्थिक हो, जरूर नहीं है। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है। भ्रष्टाचार निरोध समिति 1964 जो है वो इसके अर्थ को बताती है। शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद अथवा जन जीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। एक और डेफिनेशन है इलियट व मेरिल, वो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन नहीं करना ही भ्रष्टाचार है। और हम भारतीय दंड विधान की धारा 161 के अनुसार भी इस भ्रष्टाचार के मीनिंग को समझ लें। इसमें लिखा है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वेद पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कुछ आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपात रूप से किया जाए तो ये भ्रष्टाचार है और इससे संबंधित व्यक्ति भी भ्रष्टाचारी है। ये हालांकि परिभाषा संकुचित है क्योंकि ये राज्य कर्मचारी तक ही सीमित है। और जैसा कि मैंने कहा था भ्रष्टाचार सिर्फ राज्य कर्मचारी तक सीमित नहीं होता, इसके अलावा समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनसे भी संबंधित होता है। चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे एक राजनेता हो या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं यदि वो ऐसा कुछ करते हैं तो। भ्रष्टाचार में किसी न किसी तरह के व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और हम इसमें इसकी कुछ विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। भ्रष्टाचार में स्वार्थ पूर्ति के लिए लघु मार्ग यानी कि शॉर्टकट अपनाया जाता है। इसमें नगद या वस्तु के रूप में घूस दी जाती है। इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात और योग्य के प्रति अन्याय होता है। ये लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी है, यानी कि ये साध्य भी है और साधन भी है। भ्रष्टाचार में कानून या नियमों की अवहेलना की जाती है और कभी कभी कानून के विपरीत न होने पर न्याय और नैतिकता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का उल्लंघन करता है। भ्रष्टाचार में कर्तव्य का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है और भ्रष्टाचार में कर्तव्य का उल्लंघन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अनुचित लाभ उठाने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इसकी विशेषता है जिसके आधार पर हम भ्रष्टाचार को आसानी से समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार हम कहेंगे किसको। और अब हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, कारण हैं। तो बहुत ही मैं संक्षिप्त में आपको इसके जो कारण है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके लिए। इसमें पहला कारण जो है वो राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार। आपको मैं भी बताना चाहता हूँ, ये जो पिक्चर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मैंने नेट से लिए ताकि इस कंटेंट को हम आसानी से थोड़ा समझ सकें। किस तरह एक व्यक्ति राजनीतिक राज्य कर्मचारी भ्रष्टाचार का प्रयोग कर रहा है। तो इसके कारण के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार। राजनीतिक संस्थाओं का विशाल क्षेत्र होने के कारण सभी व्यक्ति इन संस्थाओं के कार्यों का लाभ नहीं उठा पाते हैं और इसके कारण क्या है कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार विधियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि राजनीतिक इकाइयाँ बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र शासन के दोष। प्रजातंत्र एक दलीय प्रणाली है। इसमें दल को समर्थन देने वाले व्यक्ति अपने हितों के अनुरूप शासक दल से कार्य करवाते हैं और इससे भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। व्यापार और राजनीति में निकट संबंध होता है। सरकारी कार्यों का बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़े लेवल पे सरकारी सिस्टम व्याप्त होता है जिसमें जो उच्चाधिकारी होते हैं उनको नीचे के लेवल पे कई बार वो मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती है तो नीचे के लेवल पे भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। और कई बार होता ये है कि ऊपर के लेवल पे अगर करप्शन है तो नीचे के लेवल पे करप्शन होना काफ़ी हद तक संभव हो पाता है।
हम देखते हैं कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि, बिजली, सड़क निर्माण, समाज कल्याण, सफाई, भवन निर्माण, उद्योग, यातायात, रक्षा, ये इन सभी के कार्य संबंधित राज्य द्वारा किए जाते हैं और इसमें लगे सभी अधिकारियों से पूर्ण ईमानदारी की आशा नहीं की जा सकती है। मूल्यों में परिवर्तन हो गया। आज के समय हम देखते हैं कि पहले जो नैतिकता थी वो आज लगभग समाप्त हो चुकी है। व्यक्तिवाद और भौतिक लाभ को अधिक महत्व दिया जाने लगा। जिसके पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला होती है, उसको सम्मान मिलता है। ऐसे समय में जो ईमानदार लोग होते हैं वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होने लगते हैं कई बार, क्योंकि समाज में जो भ्रष्ट लोग हैं उन लोगों का सम्मान ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का बढ़ना तय है। और मुद्रा अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर धन का संग्रह करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि अभी कुछ समय पहले नोटबंदी हुई थी जिसके कारण काफ़ी उससे परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो लोग मुद्रा का संग्रह करते हैं उसके लिए काफ़ी समस्या का सामना हुआ और भ्रष्टाचार उन्मूलन का भी अभाव पाया जाता है। अब तक हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार को इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे कारगर कदम जो उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो संस्थाएं हैं या एजेंसी है वो खुद भी करप्ट हो जाती कई बार। तो भ्रष्टाचार आसानी से इसके कारण समाप्त नहीं हो पाता। विकास के असमान अवसर हैं, सभी लोगों को अवसर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोग भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा साधन जुटाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। गरीबी भी एक कारण है। ये व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण के लिए प्रोत्साहित करती है। चारित्रिक और नैतिक पतन, व्यक्ति ईमानदार कर्तव्य से व्यक्ति की समाज में खिल्ली उड़ाई जाती है। और अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पे है उसके बावजूद अगर उसके अनुसार जो दूसरे व्यक्ति है उनके स्टेटस के अनुसार अपने जीवन स्तर को नहीं बना पाता है, तो ऐसी कंडीशन में समाज में उसका सम्मान नहीं होता है और व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों को देखा देखी भ्रष्टाचार का सहारा लेता है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। और प्रशासकीय कठिनाइयाँ होती है। बहुत सारे व्यक्ति इस सिस्टम को से परिचित नहीं होते हैं। वो झंझटों जो सरकारी जो सिस्टम होता है उसमें चक्कर नहीं लगाने पड़े, उससे मुक्ति पाने के लिए पैसा देकर अपना कार्य निकलवा लेता है। पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति है, शिक्षा का अभाव है, बेकारी है, कानून की जानकारी का अभाव है, अपर्याप्त वेतन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, आबादी की भिन्नता और उच्च अधिकारियों का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। उच्च अधिकारियों का, क्योंकि इसमें कई बार एक हिस्सा होता है, जब उच्च अधिकारी भ्रष्ट होंगे तो निश्चित तौर पर नीचे के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट होने की पूर्ण संभावना रहती है। और एक कारण और भी है, कर्मचारी संगठन। ये कर्मचारी संगठन सभी विभागों में आजकल बने हुए हैं और जब किसी कर्मचारी पर रिश्वत लेने या भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है तो यहाँ उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है या उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, तो इसकी ये संगठन विरोध करते हैं। और ये कर्मचारी अपने अन्याय और शोषण का नारा बुलंद करते हुए हड़ताल करते हैं। तो संपूर्ण जो प्रशासन तंत्र है, शासन तंत्र है, वो पंगु हो जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध कोई कदम उठाना बड़ा कठिन होता है। तो ये तमाम कारण है जिसके कारण समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त होता जा रहा है। और ये मैंने आपको भ्रष्टाचार का मीनिंग, इसका डेफिनेशन यानी कि कंसेप्ट और इसके काजेज यानी कि कारण, ये समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।